हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक से बाद एक के बाद एक एक चीज हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। हम यहाँ पे सर पढ़ने क्या वाले हैं? सर हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं? सर यहाँ पे पढ़ेंगे हम सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 एंड प्लस सम रूल्स, इतना रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। तो चलो रिवीजन का पहला सेक्शन हमारा रेडी है। सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 22 कहता है पर्सन लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। यानी कि सेक्शन नंबर 22 रजिस्ट्रेशन के हमेशा मैंने बताया थे दो सेक्शन है। कौन से सेक्शन है? सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24। पैरेलली मैंने इसका सेक्शन नंबर 24 लिख रखा है, जिसमें है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सर्टेन केसेस। अच्छा, सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 22 एक लिमिट बताता है, अगर उतनी लिमिट से आपका पार चला जाता है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका पार चला जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। लेकिन सेक्शन 24 में आपका जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो गया भाड़ में, आपको कोई मतलब नहीं है उसके, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा अगर आप सेक्शन 24 के दायरे में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन नंबर 22। चलिए, सबसे पहला सबसेक्शन इसका क्या बोलता है? थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता है। सर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। उसने बोला कि एवरी सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाता है एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से। लिमिट कौन कौन सी प्रेस्क्राइब की गई है? मैंने एक आपको चीज बताया था, क्या बताया था जल्दी बताओ। हमने एक न्यूमोनिक पढ़ा था। निमोनिक जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ा था हमने। हमने एक निमोनिक पढ़ा था यहाँ पे कि एक कहानी याद करो पहले, मैंने क्या कौन सी एक कहानी बताई थी? सबसे पहले एक कहानी बताई थी कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और मैं गलती से जाकर कौन सी सीट पे बैठ गया था? लेडीज सीट पे बैठ गया था। और लेडीज सीट पर जैसे ही मैं बैठा तो एक लेडीज मेरे पास आई थी, और लेडीज मेरे पास आई और उसने क्या कहा? आंटी। तो मैं उसकी तरफ देखा, तो मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मेरे को डाउट हुआ, तो ठीक है मेरे को लग तो रही है आंटी, लेकिन ये बता क्यों रही है? तो मैं चुप रहा, ठीक है। तो उसने बोला आंटी, एम आंटी त्रिपाठी। फिर देखा, फिर देखने के बाद मैंने ओके हाय, बोला एम आंटी उषा त्रिपाठी फ्रॉम मेघालय। तो ये सुनते ही मुझे तो हंसी आई जैसे आप लोगों को हंसी आ रही होगी। उषा त्रिपाठी कहाँ की थी? वो मेघालय की थी। और जो मेट्रो में बैठने वाले लोग थे वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के थे। और बाकी जितने भी लोग थे, जितनों ने भी ये सब कुछ सुना, मेरी बगल वाली सीट पे, सामने वाली सीट पे बैठे थे जम्मू एंड कश्मीर के लोग, ठीक है। तो जितने भी लोग मेट्रो में थे सब जोर जोर से हंसने लगे। सब क्या करने लगे? हा 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 करके हंसने लगे। तो हमारा निमोनिक क्या बन गया था? MNT। क्या बोला? MNT उष्मा त्रिपाठी, टीपी। MNT उष्मा त्रिपाठी, हा हा जम्मू एंड कश्मीर, HA एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स, ठीक है। तो हमारा ये निमोनिक था। इसमें क्या बोला मैंने? ये सारे नाम क्या चीज है? ये है सर स्टेट्स। स्टेट्स बोले तो अगर आप स्टेट्स में आते हो, इस स्टेट में अगर आते हो, MNT के स्टेट में आते हो, ये है स्टेट्स। अगर आप MNT के स्टेट्स पे आते हो, मैंने क्या कहा? अगर आप MNT के स्टेट्स पे आते हो, M4 क्या चीज हो गया? मणिपुर मिजोरम, N से नागालैंड, T से त्रिपुरा। समझ में आ रहा है क्या? मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, इस स्टेट्स में अगर आप आते हो तो आपकी लिमिट होती है 10 लाख और सप्लाई ऑफ, चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स करें या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस करें, आपकी लिमिट कितनी होती है सर? 10 लाख की लिमिट्स होती है। कौन कौन से स्टेट्स में अगर आप रजिस्टर्ड हो? सर मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, MNT MNT MNT। अच्छा, अगर आप उष्मा त्रिपाठी के स्टेट्स में हो, उष्मा त्रिपाठी कौन सी, कहां की रहने वाली थी? मेघालय की रहने वाली थी, ठीक है। तो उष्मा त्रिपाठी बोले तो उत्तराखंड, सिक्किम, ये है मेघालय, मेघालय की रहने वाली थी। ये एम जो है वो मेघालय का है, और ये एम जो था मणिपुर और मिजोरम का था, ठीक है। याद रहेगा क्योंकि उष्मा त्रिपाठी कहां की रहने वाली थी? मेघालय की। तो मेघालय टी से क्या है? टी से है यहाँ पे त्रिपुरा था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तेलंगाना और पौंडीचेरी, ठीक है। तेलंगाना और पौंडीचेरी आ गया उष्मा त्रिपाठी। एच से हिमाचल प्रदेश, एस से असम, जे से जम्मू एंड कश्मीर, और फिर अदर्स में जितने भी सारे अदर रह गए। अच्छा, इस वाले स्टेट में अगर रहोगे, यानी उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी, तो आपकी लिमिट हो जाएगी सर 20 लाख की।
चाहे आप क्या सप्लाई ऑफ गुड्स करो या सप्लाई ऑफ सर्विस करो या फिर बोथ करो, समझ में आ रहा है, या फिर बोथ करो, तो आपकी लिमिट कितनी रह जाएगी सर? लिमिट है यहाँ पे 20 लाख की। लेकिन अगर आप हा जम्मू एंड कश्मीर में हो, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हो, असम में हो, जम्मू एंड कश्मीर में हो या फिर अदर स्टेट्स में हो, इनमें से कोई भी अगर स्टेट्स है तो आपकी लिमिट हो जाने वाली है 20 लाख। फॉर 20 लाख किसके लिए? अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो। लेकिन अगर आप ओनली और ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, ओनली और ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो आपकी लिमिट हो जाने वाली है यहाँ पे 40 लाख की। कितनी बोली? एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख का। अगर आपने 40 लाख क्रॉस किया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सप्लायर ऑफ गुड्स ओनली, एक्सक्लूसिवली आप डील कर रहे हो किसमें? सप्लाई ऑफ गुड्स में। समझ में आया क्या यहां तक? याद हो गया? एमएनटी उष्मा त्रिपाठी, एमएनटी क्या बोलेंगे? एमएनटी, एमएनटी उष्मा त्रिपाठी फ्रॉम मेघालय। कहां की थी? मेघालय की थी। अच्छा, और हंसने कौन वाले थे? हा जम्मू एंड कश्मीर। तो एमएनटी के स्टेट में 10 लाख की लिमिट, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, उष्मा त्रिपाठी के स्टेट्स में, उष्मा त्रिपाठी के स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो चाहे बोथ हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आप कौन से स्टेट में आ गए? हा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और अदर्स की कैटेगरी में आ जाते हो, तो आप अगर सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो तो 20 लाख की लिमिट है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों करते हो तो भी 20 लाख की लिमिट है। लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो 40 लाख की लिमिट काम कर चलेगी। ये लिमिट कौन सी है सर? एग्रीगेट टर्नओवर। सर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका इन लिमिट यानी 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट से पार चला जाता है तो आप सेक्शन 22 पर लाइबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। चलिए देखिए मैंने क्या बताया था। आइए आइए आइए, ये देखिए स्टेट्स कौन सा बोला था मैंने? एमएनटी, एमएनटी बोला था एम से, एमएनटी बोला था एम एन टी, एमएनटी बोले तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। उष्मा त्रिपाठी, उष्मा त्रिपाठी नीचे से नीचे लिखा हुआ है। उष्मा त्रिपाठी बोले तो उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और उसके बाद पौंडीचेरी। हा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे स्टेट्स में है तो 20 लाख फॉर सर्विस या फिर बोथ के लिए, ठीक है। 40 लाख किसके लिए? पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिमिट चलेगी 20 लाख उष्मा त्रिपाठी के स्टेट में और 10 लाख फॉर एमएनटी। याद हो जाएगा क्या? ये बड़ी ही अच्छी लिमिट और बेहतरीन तरीके से हमने याद की थी और ये आपको याद हो जाएगा, कोई शक की बात नहीं है। यानी कि मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप रहने वाले हैं सिक्किम के, आप रहने वाले हैं सिक्किम के और आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, आपकी लिमिट क्या एप्लीकेबल है? मैंने बोला कि सिक्किम, सिक्किम आता है हमारा उष्मा त्रिपाठी के स्टेट में, तो हमारी टर्नओवर जो है 20 लाख। अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो हमें रजिस्ट्रेशन ले लेना है। अगर मैं दिल्ली में सप्लायर ऑफ गुड्स हूं तो मेरे को लिमिट कितनी लगेगी? सर दिल्ली में सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो हमें लिमिट लगेगी, ये अदर स्टेट में दिल्ली आ जाता है, अदर स्टेट में दिल्ली आ जाता है तो 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। यानी सर अगर मैं सप्लाई ऑफ क्या कर रहा हूँ, गुड्स कर रहा हूँ, तो लिमिट कितनी लिमिट मिलेगी सर? 40 लाख की। तो याद हो गया? दोबारा एक और बार, एमएनटी उष्मा त्रिपाठी फ्रॉम मेघालय, हा जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोला? हा जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले एमएनटी यानी कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर उसके बाद उष्मा त्रिपाठी यू से उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और पौंडीचेरी। फिर उसके बाद क्या चीज आ जाएगा? हा जम्मू एंड कश्मीर से क्या चीज हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर स्टेट्स, ठीक है। चलो हमारा सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है और प्रोवाइडेड यहाँ पे कुछ लिखा है, गवर्नमेंट में इंक्रीज कर सकता है लिमिट ऑफ रुपीज 10 लाख टू 20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अब कितने रह गए हैं सर? इस सेक्शन में स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिर्फ और सिर्फ 4 रह गए हैं। कौन से स्टेट सर? एमएनटी वाले। एमएनटी था मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसकी लिमिट अगर गवर्नमेंट चाहे तो 10 लाख से 20 लाख कर सकती है, प्रोवाइडेड वो जो स्टेट्स हैं वो एप्लीकेशन जीएसटी काउंसिल में, और जीएसटी काउंसिल को अगर लगता है इनकी दुविधा दूर करनी चाहिए तो वो लिमिट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन हु आर रजिस्टर्ड अंडर द अर्लियर टैक्स रिजाइम। तो यानी कि क्या बोला? अर्लियर टैक्स रिजीम में अगर वो रजिस्टर्ड थे, यानी कि
पॉइंटेड डेट 1 जुलाई 2017, क्या बोला 1 जुलाई 2017 को हमारा क्या चीज आया, जीएसटी आया। उससे पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था। तो इन चीजों में अगर कोई भी रजिस्टर्ड था तो क्या सर उसको जीएसटी आने के बाद रजिस्ट्रेशन लेना था? हाँ, उसको रजिस्ट्रेशन लेना था। कौन से डेट पर रजिस्ट्रेशन लेना था? अपॉइंटेड डेट पे। क्या बोला? अपॉइंटेड डेट पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना। और अपॉइंटेड डेट क्या? 1 जुलाई 2017, जब इंट्रोड्यूस हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे कब हुआ था? 8 तारीख को। समझ में आ रहा है क्या? 8 जुलाई को। यस सर, समझ में आ गया है। उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अच्छा, ट्रांसफरिंग ऑफ बिजनेस टू अनदर एज गोइंग कंसर्न शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन। क्या बोला? कि आपने एक रजिस्टर्ड बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, आप पहले से ही रजिस्टर्ड थे, ठीक है, और जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस को आपने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या जो दूसरे बंदे को, जिस बंदे को ट्रांसफर किया, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन से दिन से रजिस्ट्रेशन? डेट ऑफ ट्रांसफर से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, सक्सेशन का क्या केस है? सक्सेशन का केस है कि जो बंदा था, यानी कि जो बंदा था, उस इसका बिजनेस था, वो मर गया और उसका लीगली क्या हो गया? सक्सेशन हो गया, यानी कि उसका जो बेटा है वो बिजनेस को चला रहा है। अब जब बेटा बिजनेस को चला रहा है तो उसको अपने नाम से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिजनेस का अपने नाम से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और पापा के नाम के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 29। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, अगर कोई भी अमेलगमेशन हुआ या फिर डीमर्जर हुआ, कोई भी अमेलगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल से कोई भी ऑर्डर के हिसाब से अमेलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, यानी दो कंपनियां थी और दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बन गई, यानी कि ए लिमिटेड था और बी लिमिटेड था, दोनों मिलकर, यानी कि कोर्ट ने फैसला किया कि दोनों जाना चाहिए, और उसके ऑर्डर से ए बी लिमिटेड हो गया, तो ए बी लिमिटेड पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यस, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कौन सी डेट से? सर क्या बोला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब इशू कर देगा, यानी कौन सी डेट से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा? जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आरओसी जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा उस दिन से उनको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। समझ में आ गया क्या? यस सर। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन बताई गई थी, आ जाओ। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन उसने बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एजेंट शैल आल्सो इंक्लूड द सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि किसी भी एजेंट, कोई एक एजेंट है, एजेंट ने अपनी सप्लाई, अपने बिहाफ पर सप्लाई ऑफ सर्विस की। एजेंट क्या करता है? एजेंट का काम है दो पार्टीज को मिलाना। अब उसने उस चीज का कमीशन लिया, सप्लाई ऑफ सर्विस की, और उस चीज का कमीशन लिया। अच्छा, कमीशन तो ले लिया, कमीशन तो उसके टर्नओवर में ऐड होगा ही होगा, लेकिन उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी सप्लाई की है उसका वो टर्नओवर भी तुम्हारे ऐड किया जाएगा, एजेंट के टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। जिस टर्नओवर, यानी एजेंट का खुद का टर्नओवर तो ऐड होगा ही होगा, प्लस जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी उसने सप्लाई किया होगा उसका भी टोटल टर्नओवर भी उसके टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। किस चीज के लिए? सर, लिमिट चेक करने के लिए। कौन सी लिमिट? सर, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट चेक करने के लिए उसमें ऐड किया जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर एज पर सेक्शन 143, वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला उसने? क्या कहा? उसने कहा कि देखो, कोई एक प्रिंसिपल था, जब पढ़ा था ना हमने, प्रिंसिपल सप्लाई करता है किसको? जॉब वर्कर को दिया, और जॉब वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे? रजिस्टर्ड है दिल्ली में, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब उसने क्या किया? 143 सेक्शन कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड बंदे जॉब वर्कर होगा, प्रिंसिपल चाहे तो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से ही डायरेक्ट सप्लाई कर सकता है अपने कस्टमर को, उस डायरेक्ट प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, जब इसने ये सप्लाई कर दिया तो जो ये टर्नओवर है, मान लो 1 लाख का गुड सप्लाई किया, तो क्या ये 1 लाख, क्या ये 1 लाख जॉब वर्कर जो है उसके टर्नओवर में ऐड होगा? ना ना ना, उसकी टर्नओवर में वो ऐड नहीं होगा, वो ऐड होगा प्रिंसिपल की टर्नओवर में। समझ में आया? यही यहाँ पे बताया गया है। चलो, दूसरा क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स है, कुछ पढ़ लेते हैं उसको। क्या बोला? इंपॉर्टेंट नोट्स में बोला कि आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर आरसीएम टू बी एडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लायर ऑफ सच सप्लाईज। यानी क्या बोला? अगर मैंने आउटवर्ड सप्लाई की और आउटवर्ड सप्लाई में मैंने टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि वो जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी 9(3) या फिर 9(4) में कवर होती है। 9(3) या 9(4) में कवर होने का मतलब है कि रेसिपिएंट इज लायबल टू पे, सामने वाला रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है। तो वो जो टर्नओवर था वो क्या मेरे में, वो क्या मेरे टर्नओवर में ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? हाँ, मेरे टर्नओवर में ही ऐड किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस विद सेम पेन, यानी कि क्या एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब था? मैंने क्या बताया था? एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है? टर्नओवर, कोई भी अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, कोई भी आपने अगर इंटर स्टेट सेल किया है,
अगर कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीजें आ जाती है, नील रेटेड सप्लाई, नील रेट सप्लाई, और होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, या फिर आपने एनटीएस, एनटीएस बोले तो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, इनकी सप्लाई की है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। या फिर कोई भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, टैक्सेबल सप्लाई किया है ऑल इंडिया पैन बेसिस पर, एक पैन के बेसिस पे आपके जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी भी ब्रांचेस, यानी कि मान लो कि मेरी एक ब्रांच है कहाँ पे, दिल्ली में है, और एक ब्रांच पंजाब में है, एक ब्रांच मेरी गुजरात में, तीनों ब्रांच का मेरे को टर्नओवर एक साथ मर्ज करना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी सप्लाई किया हो, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, चाहे एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, वहां कहीं से भी मैंने एक्सपोर्ट किया, सब कुछ मर्ज किया जाएगा और मेरा लिमिट चेक किया जाएगा 10 लाख, 20 40 लाख। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आगे क्या बोला, कि उसने बोला कि ब्रांच इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट शैल बी रिड्यूस 10 लाख। क्या बोला कि एक मान लो मेरा ब्रांच जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में ब्रांच जो है मेरी, मेरा लिमिट क्या दी गई दिल्ली में, दिल्ली में मुझे लिमिट दी गई है 40 लाख की। समझ में आ रहा है क्या? 40 लाख की लिमिट है मेरी दिल्ली में, लेकिन मेरी एक और ब्रांच है जो कि खुल गई है कहाँ पे, नागालैंड में, जो कि नागालैंड में, अब नागालैंड में टर्नओवर कितना चलता है, नागालैंड में कितना टर्नओवर चलता है, नागालैंड में चलता है 10 लाख का। तो मेरी ओवरऑल जो लिमिट है सर, मेरे को 10 लाख देखी जाएगी एग्रीगेट टर्नओवर, या फिर मेरी 40 लाख देखी जाएगी? मैं बोल रहा हूँ क्या, 10 लाख देखी जाएगी। क्यों? उसने बोला कि अगर कोई भी ब्रांच मेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ गया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, एमएनटी वाले स्टेट्स में आ गया है, स्पेशल मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो मेरी जो लिमिट है तो वो वहां रिड्यूस होकर 10 लाख तक आ जाएगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज टेक्स प्लेस, यानी कि मान लो मेरा एक जो ब्रांच है मेरी दिल्ली में है, और एक ब्रांच जो है वो मेरा पंजाब में है। अब दिल्ली में तो मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, मेरे को रजिस्ट्रेशन यहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मेरे को, क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पर मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं, दारू सप्लाई कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, दारू सप्लाई कर रहा हूं। दारू पे तो जीएसटी है नहीं, तो मुझे जीएसटी तो देना नहीं है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? ना ना ना, रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं उन्हीं प्लेस ऑफ बिजनेस का लेंगे जहां पर हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो मैं वहां से एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, ओनली एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? ना ना ना, रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, रजिस्ट्रेशन समझ में आ रहा है। आगे क्या बोला कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स या फिर सर्विस, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस, ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाईज बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्संस हैविंग द सेम पेन टू बी इंक्लूडेड इन दी टर्नओवर। क्या बोला? डिस्टिंग पर्सन को मैंने अगर कुछ भी सप्लाई किया तो वो भी मेरे टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। डिस्टिंग पर्सन बोले तो सेक्शन 25(5) और सेक्शन 25(4) के हिसाब से, याद है सेक्शन 25(4) क्या बोलता था? सेक्शन 25(4) बोलता था कि अगर आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है किसी स्टेट में, या फिर स्टेट से बाहर में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, तो सारे के सारे जितने भी रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं आपके, उन सबको मैं डिस्टिंग पर्सन मानूंगा, क्योंकि सबका क्या है, अलग अलग आइडेंटिटी मेरे पास है, तो सबको क्या मानूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन मानूंगा। और सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन क्या मान लिया गया है? बोलो बोलो, क्या मान लिया गया है? सप्लाई मान लिया गया। जब वो सप्लाई मान लिया गया तो आपके टर्नओवर में उसको ऐड किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ आ गया है। चलो, अब सेक्शन नंबर 24 हमारा बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब कि चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख हो या नहीं हो, इससे ऊपर हो, इससे नीचे हो, या फिर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आ जाओ, सबसे पहले कौन हो गया? उसने बोला कि सबसे पहले कि अगर आपने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर दी, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या सर इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? ना ना ना, 10 लाख और 20 लाख की लिमिट क्रॉस करोगे तब जाके आपको। लेकिन अगर आपने एक भी पैसे का, एक भी रुपए का जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट में कर दिया, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई, अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स भी आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपने बोला है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को की सप्लाई करते हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हो, तो लिमिट कितनी एप्लीकेबल हो जाएगी? लिमिट 10 लाख और 20 लाख की रहेगी। कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन और एक बात याद रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विस चाहे आप इंटर स्टेट करो, एक और बात पहले क्रक्स बता दूं, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में
चाहे आप इंटरस्टेट करो, चाहे इंट्रास्टेट करो, चाहे इको के थ्रू सर्विस दो, आपकी सर्विस पर सर्विस प्रोवाइडर को हमेशा और हमेशा 10 लाख 20 लाख की लिमिट मिलकर चलेगी। उस पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कोई भी दबाव नहीं है। चलो यहाँ पे देखो उसने क्या बोला कि ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस लिमिट कितनी मिल जाएगी इसको, 10 लाख और 20 लाख। जब मिस्टर एक्स ने 10 लाख उसने 10,000 की सप्लाई जो है वो आउटसाइड द स्टेट की है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, मिस्टर एक्स जो है वो प्रोवाइडर है, जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस है उसका, उसने आउट ऑफ द स्टेट जो है यानी इंटर स्टेट में उसने क्या दिया, इंटर स्टेट में सप्लाई ऑफ सर्विस दी 10,000 की, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स है, उसने गुड्स बेच दिया, टैक्सेबल गुड्स बेच दिया, कहां पर? दूसरे स्टेट में, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। समझ में आएगा? अगर कोई भी जॉब वर्कर है जिसने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, क्या बोला, कोई भी जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो उसको भी लिमिट कितनी मिली है? लिमिट 10 लाख और 20 लाख मिली हुई। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा उसने बोला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हमेशा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता था? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब होता है जिसका जैसे एक स्टेट में, जिस स्टेट में वो सप्लाई कर रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिस स्टेट में सप्लाई कर रहा है, मान लो पंजाब से वो दिल्ली में जाता है, ट्रेड फेयर लगता है ना, ट्रेड फेयर, हम दिल्ली में कहां पे, आईटीओ पे ट्रेड फेयर में बेचने जाता है पंजाब का बंदा यहाँ पे, और उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में नहीं है, तो उसको बोलेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 5 दिन पहले लेना पड़ेगा। लेकिन क्या हमेशा ही उसको लेना पड़ेगा? ना ना ना, एक एक्सेप्शन थी। कौन सी एक्सेप्शन? अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स लेकर जा रहा है, क्या बोला, पंजाब से अगर वो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स लेकर जा रहा है, सेल कर नहीं है। देखो वही बात है, एक्सेप्शन क्या बोला, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। तीसरे में उसने बोला पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, उसने क्या बोला, मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई सप्लाई ऑफ सर्विस किया, और ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो आरसीएम में है, तो आरसीएम में है तो एज अ रेसिपिएंट मिस्टर वाई एज अ रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल हो जाएगा उस पर पे टैक्स करने के लिए। तो क्या सर इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, क्योंकि अब इसकी लाइबिलिटी आ गई, यानी कि अगर हमने कोई भी सर्विसेज ली या फिर कोई भी ऐसी गुड्स ली जो आरसीएम में जिसमें हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24(3) में हमें रजिस्ट्रेशन, तो भाई को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24(3) में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। फोर्थ में क्या बोला, इको, इको यानी कि 9(5) में इको को लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। याद है 9(5) बोले तो कौन सा था, कौन सा था, बोलो बोलो। कोई भी सप्लायर था और रेसिपिएंट था, समझो, कोई सप्लायर था और रेसिपिएंट था, और यहाँ पर ओला वाले थे, ओला वाला यानी मोटर कैब, मैक्सी कैब, ये सब थी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल वगैरह, तो ये सारी चीजें, और अनरजिस्टर्ड होटल्स और अनरजिस्टर्ड हाउसकीपिंग वाले, ठीक है, हाउसकीपिंग वाले, ये लोग थे जो कि इस ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहे थे। तो 9(5) क्या बोलता था, कोई भी नोटिफाइड सर्विसेज अगर इको के थ्रू दी जाती है तो इको इज लाइबल टू पे टैक्स एज ही इज सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो यानी इसने कितनी भी पेमेंट किया होगा तो 9(5) में इको को, ये इको को क्या करना पड़ेगा, टैक्स जमा करना पड़ेगा। इको इज लाइबल टू पे टैक्स, जब इको लाइबल टू पे टैक्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 4 में। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया है। अच्छा, आगे उसने क्या कहा, एनआरटीपी, एनआरटीपी का मतलब क्या हो गया, पांचवें में उसने बोला कि एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने एक कार ली, कार ली कहां से, बाहर से, बाहर से चाइना से एक कार ली, और चाइना से अगर एक कार मंगाई है और मेरे वो कार जो है वो चाइनीज कार है, वो खराब हो गई, तो मैंने उनको कंप्लेन की और उन्होंने अपना एक बंदा भेजा यहाँ पे उसको रिपेयर करने के लिए, तो उस बंदे का यहाँ पर कोई पूरी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उस सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो जब प्लेस ऑफ बिजनेस पूरी इंडिया में नहीं है तो उसको कहा जाता है एनआरटीपी। तो एनआरटीपी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्विस देने से पहले उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 24 अंडर सेक्शन 24(5) में, ठीक है। उसके बाद उसने बोला अगर कोई भी बंदा सेक्शन 25 के हिसाब से टीडीएस काटता है, क्या बोला, टीडीएस काटता है। कौन से बंदे थे जो टीडीएस काटते थे, यानी कि जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट देती है तो जैसे कौन कौन, डीजी लो थे, क्या कौन थे, डीजी लो, डीजी लो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ
डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, से गवर्नमेंटल एजेंसीज वगैरह अगर कोई थी, लोकल अथॉरिटीज या फिर अदर नोटिफाइड पर्सन थे, इन लोगों को क्या करना होता था, टीडीएस काटना होता था। पेमेंट से पहले टीडीएस काटते थे 1%, तो ये लोग 1% का टीडीएस काटते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने, इसको कॉन्ट्रैक्टर को किसी एक ब्रिज बनाने के लिए, तो ब्रिज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1% जो है गवर्नमेंट पहले से ही पेमेंट करने से पहले काट के जमा कर देता है। तो काट के जब जमा कर देगा, तो सप्लायर के ई कैश लेजर जो था वहां पर क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोला, ई कैश, सप्लायर के ई कैश लेजर क्रेडिट हो जाएगा, समझ। सेक्शन 51 में अगर किसी को टीडीएस काटना है तो उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे उसने पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले रखा हो या नहीं ले रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई भी अगर एजेंट है, क्या बोला, कोई भी अगर एजेंट है जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई आईएसडी है वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पढ़ा था हमने सेक्शन कोई सा पढ़ा था हमने, सेक्शन 20 पढ़ा था सर, सेक्शन 20 क्रेडिट बात कर रहे थे हम आईएसडी के, यानी कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है। क्या बोला था, कोई एक हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस सप्लाई तो नहीं कर रहा है, अब सप्लाई नहीं कर रहा है, बट अपनी ब्रांचेस को क्या कर रहा है, अपनी ब्रांचेस को सप्लाई दे रहा है, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, अपनी ब्रांचेस को सर्विसेज दे रहा है। तो उसने कुछ भी अगर इनपुट सर्विसेज ली है तो उसका क्रेडिट तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है, उसका क्रेडिट तो ये एचओ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो उसको पावर दी गई है, उसको बोला कि तुम जो है वो क्रेडिट को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी ब्रांचेस में। तो इसके लिए तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं आईएसडी रजिस्ट्रेशन, यानी कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन। ऑल्दो वो बंदा अगर पहले से ही रजिस्टर्ड है, मालिक जो है पहले से ही रजिस्टर्ड है जीएसटी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये पावर नहीं मिलती कि वो अपना जो क्रेडिट है वो दूसरी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहां पर आपको कंपल्सरली सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी क्रेडिट्स ऑफ सर्विसेज, तो उसको बोलते हैं आईएसडी। तो आईएसडी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या आ गया, फिर आ गया कि पर्सन सप्लाई करता है जो गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 के अंडर में जो तीन चीजें थी उनको छोड़कर, कौन सा, ओला वाला यानी मोटर कैब मैक्सी कैब वाला, ठीक है, या फिर दूसरा क्या था, अनरजिस्टर्ड होटल वाला केस, या फिर अनरजिस्टर्ड हाउसकीपिंग वाला। समझ में आ रहा है कि इनके अलावा अगर कोई सर्विसेज दे रहा है किसके थ्रू, ईसीओ के थ्रू, जो कि क्या काटता है, टीसीएस काटता है, तो उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक्सेप्शन कुछ बताया हुआ, एक्सेप्शन में क्या बोला, सॉरी, पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन 95 थ्रू ईसीओ अगर कर रहे हैं, जो कि टीसीएस काटते हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अप टू लिमिट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख की लिमिट पर चलेगी। और नेक्स्ट में क्या बोलता है कि एवरी ईसीओ जो कलेक्ट करेगा, क्या टीसीएस कलेक्ट करेगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इधर देखो, अब ईसीओ को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, समझो, देखो क्या बोला, तो भी 95 एक पहले तो ले लो कि 95 में कौन कौन सी सर्विसेज दी, सर कैब जो ओला वाले थे, कैब मैक्सी कैब वाले, इनकी सर्विसेज हो गई, अनरजिस्टर्ड होटल की सर्विसेज में कवर, और अनरजिस्टर्ड हाउस कीपिंग की सप्लायर देता था, और यहाँ पर रेसिपिएंट था, ठीक है। सप्लायर रेसिपिएंट को देता है थ्रू ईसीओ, ये वाली सर्विसेज देता है थ्रू ईसीओ। कौन कौन सी सर्विस, ये तीन सर्विसेज देता है थ्रू ईसीओ। तो यहाँ पर लाइबल किसको माना गया था, लाइबल माना गया था सर ईसीओ को, लाइबल माना गया था कि पूरा का पूरा टैक्स देगा गवर्नमेंट को। जब ये पूरा का पूरा फुल टैक्स देगा, फुल टैक्स अगर गवर्नमेंट को देगा, तो इसको रखा गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 24 में उसको लेना पड़ेगा। अच्छा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा 24 के अंडर में। अब देखो, इसने जब पूरा का पूरा टैक्स दे दिया, क्या ये जो सप्लायर था इसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, नहीं सर, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा टैक्स की लायबिलिटी जो है वो ईसीओ पर थी, और ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखा गया, अनलेस ये वाला बंदा कुछ और सर्विसेज नहीं देता है। इसके अलावा अगर कोई और सर्विसेज देता है, तो कोई और बिजनेस भी है, तो फिर 10 लाख 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी इसको, 10 लाख 20 लाख की लिमिट। चार इसको छोड़कर अगर कोई भी ईसीओ है, मान लो अगर दूसरे ईसीओ है,
इनको क्या टीसीएस काटना है? नहीं, इनको टीसीएस नहीं काटना। क्यों? क्योंकि भैया इसको तो पूरा का पूरा जमा करना है ना, टीसीएस नहीं काटना। क्यों में क्या होता है, बोला दूसरों वालों को, यानी कि मान लो एक सप्लायर है और यहाँ पे एक रेसिपी, जैसे अमेज़न हो गया। अब अमेज़न क्या करता है, इसने ये सप्लाई की रेसिपिएंट को, सप्लायर ने सप्लाई किया किसको, रेसिपिएंट को, और ने पेमेंट किया ईसीओ को। ईसीओ क्या करता है, इसका 1% काट कर रख लेता है। क्या बोला, 1% टीसीएस काटेगा और अपने पास रख लेगा। मान लो 100 रुपए का था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का 1% यानी कि 1 रुपए वो काट के गवर्नमेंट को जमा कर देता है। किसको जमा करता है, गवर्नमेंट को जमा कर देता है। और जो 1 रुपए काटा तो वो सप्लायर के कैश लेजर जो होता है ना, ई कैश लेजर पढ़ा था ना हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में, ई कैश लेजर में क्रेडिट हो जाता है यहाँ पे 1 रुपए। समझ में आ रहा है? 1 रुपए तो गवर्नमेंट को मिल गया, और बाकी पेमेंट किसको कर देगा, टैक्स के साथ अपना मार्जिन काट कर बाकी पेमेंट टैक्स का किसको कर देगा, सप्लायर को। और सप्लायर बाकी की पेमेंट करेगा, बाकी की पेमेंट करेगा 99 रुपीज की पेमेंट कौन करेगा, सप्लायर पेमेंट करेगा। अच्छा, सप्लायर जब पेमेंट करा, देखो टीसीएस की लाइबिलिटी इस पे है, तो इसी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा अंडर सेक्शन 4 में, बोला ना तो यही बोला था। और इसका जो सप्लायर था इसको भी 99 रुपीज देना है। जब 99 रुपीज देना है, क्या बोला, तो जब 99 रुपीज बैलेंस देना, तो इसको भी कंपलसरी पड़ेगा अंडर सेक्शन 4 में। देखो, लेकिन एक और बात समझना, अदर देन 95 जो ईसीओ है, एक ईसीओ था कौन सा, अदर देन 95 वाली सर्विस, ठीक है। तो ये जो सप्लायर है ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। सप्लाई ऑफ सर्विस किसको कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है रेसिपिएंट को। तो सप्लाई ऑफ सर्विस किया तो इसको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। इस पर जब रजिस्ट्रेशन, टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है, जब टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है तो इस ईसीओ पर टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं बनती। समझ में आ रहा है क्या? जब ये सप्लायर टैक्स चार्ज करेगा, यानी कि जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो टैक्स नहीं चार्ज करेगा। जब टैक्स नहीं चार्ज करेगा तो ये इसका टैक्स टीसीएस काटेगा नहीं, इसको टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं। जब इसको लाइबिलिटी नहीं है, तो टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं है, तो इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। और इस ईसीओ को, इस सप्लायर को क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, इसको सप्लायर ऑफ सर्विस को भी, इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने person making supply of OIDAR services from outside the India to unregistered person। क्या बोला, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो एक और बात, अगर कोई भी OIDAR की सर्विस दे रहा है, क्या बोला, अगर कोई भी OIDAR की सर्विस दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर बैठा है बाहर ना, बाहर का बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बाहर का बंदा ये प्रोवाइड कर रहा है OIDAR सर्विस। किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन को, दो बंदों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर सर रजिस्टर्ड बंदों को प्रोवाइड कर रहा है तो सर इस पर क्या है, आरसीएम। आरसीएम में एज ए रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसको लेना ही पड़ेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो, ठीक है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, जैसे कि मान लो OIDAR की सर्विस हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गई, ठीक है, तो इसकी सर्विसेज अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ले लेता है, जैसे कि 4th क्लास या 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, वो क्या करता है, गेमिंग की सर्विस ले लेता है, और क्या उसको रिटर्न भरने की, उस पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि गेम खेल रहा है सिर्फ करके? ना ना ना, उन्होंने बोला कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो इस बंदे को यहाँ पर, तो इस पर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और सप्लायर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, सप्लायर को अगर टैक्स पे करना पड़ेगा तो सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट पढ़ा था ना, उसमें क्या बोला गया था, उसने बोला था कि अगर इसका फिजिकल प्रेजेंस अगर इंडिया में है तो वहां से वो टैक्स पे करे, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर ये फिजिकल प्रेजेंस उसका इंडिया में नहीं है तो कोई भी पर्सन उसको एनी पर्पस के लिए, एनी पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग ईसीओ, यानी कि जो OIDAR सर्विस, जो सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में किसी भी पर्पस के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो टैक्स पे करेगा। अच्छा, ना तो उसका फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही उसका इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो किसको करना है, तो सर बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में एक पर्सन, इसकी वजह जो टैक्स पे करे, करेगा। तो यही चीज तो इसने बोला, तो वो टैक्स पे करेगा, तो इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अगर इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, समझ में आया क्या, इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पड़ जाएगा। OID, अगर OIDAR सर्विसेज दे रहा है तो उसको जाएगा। ये बोला ना, सप्लायर मेकिंग सप्लाई ऑफ OIDAR फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अच्छा, अदर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ चुका है।
चलो, तो अगर आपको याद करना है तो एक निमोनिक मैंने बनाया था, भी बता देता हूँ, बाकी सुन। देखो, आपने धोनी मूवी देखी थी, धोनी मूवी? धोनी मूवी में क्या था कि उसने अपनी कहानी बायोग्राफी बनाई थी। उनमें क्या था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता, प्यार करता, फ्लाइट में मिली। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रानी। क्या बोला? रानी। इंडियन क्रिकेटर था ना, उसका नाम था रानी। अब समझो, ए वाला नाम कोई नहीं लेगा, रानी, वो तो नकली नाम बताया उसने, ठीक। उसका नाम था क्या? रानी। अच्छा, वो रहती कहाँ पे थी? वो रहती थी सेक्टर 21, सेक्टर 51 या फिर सेक्टर 52 में। कहाँ पे रहती थी? 51 या फिर सेक्टर 52 में रहा करती थी, ठीक है। अब मोहब्बत में जो प्राणी रहता है वो क्या करता है? मिलने जाता है, मिलने जाता है। कॉल पे बात हो रही थी, कॉल पे बात हो रही थी, धोनी को क्या, पर्सन अगर बंदा चाहे, सेक्टर 1 और सेक्टर 50 दूर नहीं है, तो धोनी जी पागल हो जाते हैं और धोनी जी क्या करते हैं, वो उनसे मिलने चले जाते हैं। वहां पर जाके उसके, वो क्या पैदल जाते हैं वैसे मिलने? नहीं नहीं, वो पैदल नहीं जाते, वो क्या करते हैं, गाड़ी लेते हैं। कहाँ? वो से बुक करते हैं, वो यानी कि ओला वाले को बुक करते हैं, वो के थ्रू वो गाड़ी बुक करते हैं, वो के थ्रू गए उससे मिलने के। समझ में आया? अच्छा, जब मिलने जाते हैं तो उसके घर के नीचे जाके क्या उसको ऐसे बुलाते हैं, रानी आजा मैं तुझसे मिलना हूं, ऐसे बुलाते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं बुलाते। एक साइन होता है, सिग्नल होता है, सिग्नल। उस सिग्नल से पता लग जाता है नीचे आ जाता है। समझ में आया? तो उसने तो धोनी जी क्या, घर के नीचे जाके, उसके घर के नीचे जाके ओ ओ क्या करते थे, ओ ओ, तो हमारा निमोनिक क्या बन गया? आ जाओ, निमोनिक बन गया हमारा। देखो, इंडियन क्रिकेटर रानी से प्यार करता था। इसका घर कहाँ पे था? जिसका घर सेक्टर 51 या फिर सेक्टर 52 में था। और वो उससे मिलने किसके थ्रू जाता था? इको के थ्रू जाता था। वो उससे मिलने इको के थ्रू जाता था, और उसके घर के नीचे क्या करता था? वो ऊ ऊ करता था। आ जाओ, देखो, आई से क्या है? इंटरस्टेट। आई से क्या हुआ? आई से बोले तो आईसी। देखो, इसने बोला आईसी। इंडियन कैप्टन रानी से मोहब्बत करता था, रानी से मोहब्बत करता था, और जो कि सेक्टर 51 और सेक्टर 52 में रहा करती थी। और वो वहां पे कैसे गया था? इको के थ्रू गया था और जाकर करता था, ठीक है, करता था। आई से क्या होता है? इंटरस्टेट सेल। अगर इंटरस्टेट सेल करोगे तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। अच्छा, आरसीएम की अगर किसी ने सर्विस ली, आर से बोले तो आरसीएम, आरसीएम की अगर किसी ने सर्विसेज ली तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ए से बोले तो एजेंट, एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। एन से, एन से जल्दी जल्दी बोलो, एनआरटीपी, एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई से आईएसडी, आईएसडी को सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 51 में टीडीएस वाले, टीडीएस ने काटा, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो सेपरेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 में टीसीएस वाले लोग, टीसीएस काटने वाले लोग कौन थे? ईसीओ, ईसीओ को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, पर इसके सप्लाई और इसके सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन, ईसीओ को तो लेना ही लेना है। इसमें दो है, इसमें ईसीओ को लेना ही लेना है, पर इसके सप्लायर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ईसीओ, ये कौन सा ईसीओ है सर? 95 वाला ईसीओ, ये 95 वाले ईसीओ को कंपलसरी। ये हो गया हमारा ओ आई डी ए आर सर्विसेज वाला। ओ आई डी ए आर सर्विसेज वाले को भी, जो अगर उसने पर्सन को, ओ आई डी ए आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन इंडिया टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। अदर नोटिफाइड पर्सन। समझ में आ रहा है क्या हमारा? आई होप आपके ये दोनों सेक्शन जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो, सेक्शन नंबर 23, 23 किसके लिए बोला? पर्सन नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, जो भी लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। कौन कौन से पर्सन नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन? कौन कौन से बंदे को रजिस्ट्रेशन, जो कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है गुड्स या फिर सर्विस, सर्विस सप्लाई कर रहा है, जो कि क्या है, या फिर बोथ की सप्लाई कर रहा है, जो कि नॉट लाइबल टू टैक्स, यानी कि एनटीएस है, जिसको टैक्सेबल नहीं, जो जैसे कि मान लो कि कोई अगर बंदा दारू बेच रहा है, एक्सक्लूसिव दारू बेच रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। या फिर होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, अगर उसकी सप्लाई, सप्लाई जो है वो 100% इसमें एग्जामेशन के दायरे में आ जाती है, 100% एग्जामेशन के दायरे में अगर आ जाती है, तो फिर उस रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन लेने की,
अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट है, क्या बोला, एग्रीकल्चरिस्ट है, और टू दी एक्सटेंड द सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरिस्ट अगर होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से अगर कुछ सप्लाई कर रहा है, सप्लाई क्या कर रहा है, सप्लाई प्रोड्यूस बाय द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अच्छा, कोई अगर एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब हो गया इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा है किसके थ्रू, ओन लेबर के थ्रू, या फिर अपनी फैमिली, याद है, ओन लेबर के थ्रू या फिर अपनी फैमिली मेंबर के लेबर के थ्रू, फैमिली मेंबर के लेबर के थ्रू, या फिर किसी भी सर्वेंट के थ्रू कल्टीवेशन करवा रहा है, जो सर्वेलेंस किसके सुपरविजन में, या तो खुद के सुपरविजन में या तो किसी मेंबर सुपरविजन में, कौन सा मेंबर, फैमिली के किसी सुपरविजन के अंडर में उसको करवा रहा है, तो उसको कहेंगे एग्रीकल्चरिस्ट। अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट हो जाता है तो ही जाके यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अच्छा, मैं मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रिलायंस कंपनी ने कल्टीवेशन ऑफ लैंड किया और फिर उसके प्रोड्यूस को बेचा, क्या वो एग्रीकल्चरिस्ट है, नहीं एग्रीकल्चर, क्या उसको, सबसेक्शन 2 बोलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली है, क्या बोला, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन निकाली है 23(2) में, जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या, यस सर, आ जाओ। उसने बोला पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, अगर कोई भी रिवर्स चार्ज सप्लाई, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लो मैं लॉयर हूँ, लॉयर की सर्विसेज, लीगल सर्विस दे रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन की, तो आरसीएम में रेसिपिएंट को पे करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सी सर्विस दे रहा हूँ, यही सर्विस दे रहा हूँ, ओनली एक्सक्लूसिव आरसीएम वाली सर्विस, तो मुझे टैक्स तो देना नहीं है, तो टैक्स नहीं देना तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेने की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। अच्छा, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू रुपीज 10 लाख और 20 लाख, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अगर मैंने इंटर सप्लाई की है, वही मैंने बताया था जो एक्सेप्शन में पढ़ा था ऊपर, सब टैक्सेबल सप्लाई किया है इंटर स्टेट में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई किया है अगर नोटिफाइड गुड्स का, इंटर स्टेट में इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया है नोटिफाइड गुड्स का, तो भी आपको लेने की जरूरत, कौन से गुड्स थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर कोई ऐसे नोटिफाइड गुड्स जो कि मेड बाय द क्राफ्टमैन है। समझ में आ रहा है। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर इंटरस्टेट सप्लाई करता है किन की, नोटिफाइड गुड्स की, यानी कि अप टू 10 लाख और 20 लाख की लिमिट इसको भी मिलकर चलेगी, जो भी है क्या, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर नोटिफाइड गुड्स मेड बाय द क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन ने सर्विस, क्राफ्टमैन ने तो सीटी अगर दूसरे इंटरस्टेट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जॉब वर्कर अगर ये भी पढ़ चुके हैं, जॉब वर्कर अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो उसको लिमिट मिली हुई है 10 लाख 20 लाख की, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो 10 लाख 20 लाख का कोई मतलब ही नहीं बन जाता, ठीक है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस, अच्छा सप्लाई ऑफ सर्विस करता है थ्रू इको, कौन सा इको, कौन सी सर्विसेज, अदर देन 95, अदर देन 95 मतलब ओला वाली जो मैक्सिको रजिस्टर्ड हाउसकीपिंग, ठीक है, वाले की सर्विसेज अगर उसने दी है तो उसको लिमिट मिली गई है, क्योंकि लिमिट कितना मिल गया है, 10 लाख 20 लाख। क्रक्स मैंने आपको पहले से बता चुका था, क्रक्स क्या था, सप्लायर ऑफ एनी सर्विस, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करे, चाहे इंटर स्टेट सप्लाई करे, या फिर इको के थ्रू नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अप टू लिमिट ऑफ 20, हमेशा और हमेशा सप्लायर ऑफ सर्विस अगर कोई है तो वो अगर चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, या फिर इको के थ्रू सप्लाई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रजिस्ट्रेशन 10 लाख 20 लाख काम कर कर चलेगी। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स लिमिट अप टू ₹40 लाख, जो बताया था ना, हा हा जम्मू एंड कश्मीर वाला, हा हा जम्मू एंड कश्मीर मतलब हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और अदर्स, इन लोगों को अगर ये एक्सक्लूसिव इन 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 स्टेट में अगर कोई भी सप्लायर एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करता तो उसके 40 लाख की लिमिट कहाँ से मिली थी, तो वो इस नोटिफिकेशन के दौरान मिली थी। तो इसने बोला कि 40 लाख की लिमिट मिलकर चलेगी तो भी एक्सक्लूसिव गुड्स करा, लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोला, सबसे पहले उसने बोला कि अगर वो वाला सप्लायर जो है कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन के जाल में फंस जाता है, यानी सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के जाल में फंस जाता है, तो उसको 40 लाख की लिमिट काम करके नहीं चले। अगर वो बंदे ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसको 40 लाख की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या, यस। अगर वो बंदा टिप टिप का क्या है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है वो टिप का, टिप बोले तो टिप टिप बरसा पानी, वो वाला टिप नहीं, यहाँ पर टिप कौन सा है, टिप है हमारा कि टबैको एंड टबैको सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा, आई से आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर कंटेनिंग कोका और नॉट, और पान मसाला, अगर इनका सप्लाई करता है तो इनको क्या नहीं मिलेगा, इनको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। सप्लाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी और सप्लाई भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज आ गया,
इंट्रा स्टेट सप्लाई इन एमएनटी त्रिपाठी के स्टेट में, त्रिपाठी के स्टेट में अगर कोई सप्लायर तो उन 40 लाख तभी बोला। हाँ यानी कि अगर मैं बोलूँ जम्मू और अदर्स वालों को 40 लाख की लिमिट, यानी कि चार कौन कौन सी, जल्दी बताओ। सबसे पहला कि एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन थी, या तो पहले वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में ना हो 24 में, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ना लिया हो उसने तो उसको मिल सकती है, ये उसने टिप का सप्लायर ना हो, या फिर वो हा जम्मू एंड कश्मीर में हो, हा जम्मू एंड कश्मीर, अदर वाले हिमाचल प्रदेश, असम और अदर स्टेट, अदर जम्मू है अदर वाली कैटेगरी में, तो फिर उसको मिल सकता है 40 लाख की।